नमस्कार। आज के प्रोग्राम में दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं और ये दोनों मुद्दे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ क्या कुछ हुआ है, ये आज की खबर में हम लेके टैकअप करेंगे। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि राजस्थान में 8 लाख सरकारी अफसर कर्मचारियों के बीच में खलबली मची हुई है एक सरकारी आदेश की वजह से। क्या आदेश है, क्या रिपरकशंस है, किस तरह की कार्यप्रणाली है, क्या सरकार की मंशा है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले केजरीवाल एंड कंपनी को आज कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका को निरस्त करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये इसलिए है कि जो लोग समानता की बात, महिला अधिकारों की बात, जन लोकपाल की बात ये करते हुए आए थे, परिवर्तन कर देंगे और भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू फेर देंगे, यही लोग जब जाकर पावर में बैठ जाते हैं तो इनका एटीट्यूड क्या होता है, ये इस केस से पूरी तरह से परिलक्षित होता है। आप पूरा एकदम क्लीन तरीके से देख सकते हैं कि ये लोग बातें क्या करते हैं जब सड़क पर होते हैं, जब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है और छीनने के लिए कई तरह की बयानबाजी करते हैं, और जब एक बार चीज़ हाथ में आ जाती है तो फिर किस तरह का ये रंग बदलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार यानी अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार की इस स्टोरी से आपको खुले तौर पर देखने को मिल जाएगा। और स्वाति मालीवाल जो हैं वो भी इसी सारा का सारा काम तो वही है, सड़क से जो संसद तक का जो सफ़र है, सफ़र वही है। स्वाति मालीवाल ने भी वही सड़क से संघर्ष किया और संसद तक पहुंच गई। संसद में पहुंची उससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और महिलाओं को लेकर जो खास तौर पर दिल्ली के थानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगवाने का जो काम महिला आयोग अध्यक्ष रहते स्वाति ने किया, वो बेहद तारीफ का काम रहा। लेकिन जो टेम्परामेंट होता है लोगों का, क्या होता है कि कोई भी व्यवस्था के खिलाफ जब जाता है तो टेम्परामेंटल इश्यू होता है उसके साथ, असहनीयता होती है। तो असहनीयता में क्या होता है कि फिर जब चीज़ें इधर उधर जाती हैं तो फिर वो इनके ही लोग जो हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। यदि हम इसको यूं समझें कि एक मेंढक है, उसको आप पानी में डालकर उसको बॉईल करिए, धीरे धीरे बॉईल करते जाइए, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा पानी और 100 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते वो पानी खोलता हुआ पानी होगा, मेंढक फूल चुका होगा। लेकिन यदि उसी खोलते हुए पानी में किसी नए मेंढक को डालोगे आप तो वो उछल कर बाहर आ जाएगा, पूरी रेसिस्टेंस के साथ, पूरी ताकत के साथ। ये है रेसिस्टेंस का एक मसला। स्वाति मालीवाल जैसे जो लोग हैं, ये अब बेसिक बात तो यह है कि अपने पिता के ऊपर भी आरोप लगा चुके हैं। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा चुकी हैं। तो हो सकता है कि बचपन में बगावती तेवर हों या उसके बारे में तो अभी कोई बयान नहीं दे सकते हम। लेकिन जब दिल्ली में ये सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं हुई थी उस समय स्वाति मालीवाल ने कहा था कि उनके पिता ने उनके साथ असोल्ट किया है बचपन में और वो सामान्य बच्चे की तरह नहीं रही हैं। बहरहाल ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, इसको स्वाति ने भी ज्वाइन किया और विभव कुमार ने भी ज्वाइन किया। विभव कुमार मनीष सिसोदिया के एनजीओ के थ्रू थे, कबीर नाम था, और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ था परिवर्तन, उसके तहत उसके थ्रू अपनी एंट्री ली इस आंदोलन में। जो जन लोकपाल विधेयक का आंदोलन था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जन लोकपाल बिल ला रही थी, अन्ना लोकपाल बिल ला रही थी। लोकपाल बिल जो है ये कॉइन किया था लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने, जिनके बेटे मनु अभिषेक सिंघवी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उससे सांसद बनने की तरफ जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत हुई उसकी पैरवी मनु अभिषेक सिंघवी ने की थी। इनके जो पिता थे लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, वो नेहरू जी के विश्वस्त लोगों में थे और गांधी नेहरू परिवार के विश्वसनीय लोगों में बाद में इंदिरा गांधी के भी नजदीक रहे। यूके के हाई कमिश्नर रहे आउट ऑफ द कोटा। और आजकल जहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, इस सेंटर की नींव रखने वालों में LM सिंघवी थे, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी थे।
बहरहाल स्वाति मालीवाल परिवर्तन के थ्रू अरविंद केजरीवाल से जुड़ती हैं और ग्रास रूट लेवल पर जो काम हुआ इनका, कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन हुआ, मुद्दे छांटे गए, फ्रीबीज का एक खाका तैयार किया गया, यूपी बिहार से जो मजदूर वर्ग गया हुआ था उनके बीच में काम हुआ, कच्ची बस्तियों के बीच में काम हुआ, मुस्लिम बस्तियों के बीच में काम हुआ और सेक्युलर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फैब्रिक के ऊपर ये काम चालू हुआ। और इसमें ये जो वर्ग हम आपको बता रहे हैं, ये वर्ग मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनके मनों में कई तरह के बातें हैं, जिसमें एक आरक्षण मुद्दा है जो कि दलित और शोषित वंचित जो समाज है जिसको कहते हैं, यानी SC ST वर्ग है, उसमें आरक्षण को लेकर कई तरह की गलतफहमियां बीजेपी को लेकर है। और मुस्लिम लोगों में हिंदू राष्ट्र के नाम पर बातें हैं, जबकि बात बीजेपी हिंदू राष्ट्र की कभी नहीं करती है। बीजेपी UCC की बात करती है, समान अधिकार। और समान अधिकार में आप भी सम्मिलित होइए, लेकिन आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहते हैं। आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को मानना नहीं चाहते हैं, एक तरफ कुरान को ही मानना चाहते हैं, और भारत के जो बाकी बहुसंख्यक लोग हैं उनके साथ आप बराबरी भी नहीं आना चाहते हैं। ये पहला उदाहरण है, भारत अकेला पहला उदाहरण है जहां माइनॉरिटी अपना पावर दिखा रही है, मेजोरिटी दुबकी हुई है, क्योंकि मेजोरिटी को तोड़ा हुआ है। आज ही कर्नाटक के एक मंत्री का लेटर वायरल हो रहा है, हम अभी फैक्ट चेक नहीं कर पाए, लेकिन वो वायरल लेटर ये कहता है कि ये लेटर सोनिया गांधी को लिखा हुआ है कर्नाटक के एक मंत्री ने, और उसमें कहा है कि ये जो हिंदू फोर्सेज हैं जो बीजेपी को जिता कर लाती हैं, इनको तोड़ा जाए। जो कि राहुल गांधी बात भी कर रहे हैं, जातिगत आधार पर सेंसस करनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर जीरो कट ऑफ के ऊपर भी डॉक्टर बनेंगे, पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, नाम लिखवा दो, कौन सी कास्ट से आ रहे हो, इस कास्ट से हो, डॉक्टर बन गया, आप इंजीनियर बन गए। तो ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का लेटर जो है वो आज वायरल है, और इस लेटर को बताया भी जा रहा है कि इस्लामिक फोर्सेस भी वायरल कर रही हैं और कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी इसके लिए काम कर रही हैं। बहरहाल स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का ये जो मसला चल रहा है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के और स्वाति के बीच में अब अनबन हुई है, वजह क्या है ये अभी तक अनसुलझी पहेली है। वैसे स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, इसके बाद वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा में जो इनकी संख्या बल है, तो दिल्ली से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई, राज्यसभा सांसद हैं। अब स्वाति से ये क्या लोग चाह रहे थे इसका अभी तक पता नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर शराब नीति घोटाले के गंभीर आरोप है, और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसके पहले चिकित्सा घपले में सत्येंद्र जैन जो उनके चिकित्सा मंत्री थे वो जेल में हैं, और केजरीवाल जी भी जेल की हवा खा के आ चुके हैं। तो अब स्वाति के बीच में और केजरीवाल के बीच में किस तरह का अनबन है, क्या कुछ हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल की जगह जो ताजपोशी होने वाली है उसमें कोई रोड़ा है, उसमें स्वाति की तरफ से कोई अड़चन है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को CM बनाना चाह रहे हों और उसमें स्वाति ने कोई अड़ंगा लगाया हो, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बताई जा रही है। और हो सकता है कि इस बात के लिए उनको राजी किया जा रहा हो बुलाकर, और इसी में कुछ अनबन हुई हो और इसी में विभव ने मारपीट कर दी हो। तो विभव कुमार जो हैं ये भी एक आंदोलनजीवी हैं, बिहार से आते हैं और दिल्ली में रहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और बाद में एक्टिविस्ट बन गए। और जैसा हमने आपको बताया, मनीष सिसोदिया के कबीर नामक जो NGO था उसमें काम करना शुरू किया, और बाद में मनीष सिसोदिया जब आम आदमी पार्टी फॉर्म होती है तो उसमें आ जाते हैं। इस तरह से विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के नज़दीक पहुंचते हैं, और बताया भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे जो अफेयर्स हैं, काम हैं, वो विभव कुमार देखते हैं एज ए PA, प्राइवेट असिस्टेंट, आप सचिव भी कहते हैं इसको। तो ये प्राइवेट पोस्टिंग है। तो इस मारपीट के केस में स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, और इसमें दिल्ली पुलिस ने जांच की, वहां वीडियो खंगाले अरविंद केजरीवाल के घर पर, अरविंद केजरीवाल के परिजनों से भी पूछताछ हुई है, और कई तरह की बातें इसमें चल रही हैं। लेकिन कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बहुत बड़ा झटका दिया है। 30 हजारी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग सीन ये बना कि विभव के जो वकील हैं हरिहरन, इन्होंने बड़ी रोचक दलील दी। इन्होंने कहा कि ऐसा ही एक मामला पुराने जमाने में भी हो चुका है जिसमें कौरवों के ऊपर चीरहरण का आरोप लगा था। आप देखें जरा, वकील महोदय इलस्ट्रेशन क्या ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वाति के साथ जो घटना हुई वो वैसी ही घटना है, ऐसी ही घटना हो चुकी है महाभारत काल में, चीरहरण हुआ था, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो ये किस तरह की दलील है? क्या द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था? तो इसका मतलब तो स्वाति ने जो आरोप लगाए वो सही है। तो हरिहरन खुद ही फंस गए तीसरी कोर्ट में। अब उन्होंने एक दलील और दी कि हुजूर हम जमानत के लिए आए हैं, बरी होने के लिए नहीं आए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने वहां विरोध किया, स्वाति वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये जो विभव कुमार है ये मंत्रियों जैसी फैसिलिटी अवेल करता है और अपने आप को किसी मंत्री से कम नहीं समझता है, बहुत पावरफुल है। लोग इसके इशारों पर नाचते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो है और इससे मेरे परिवार को, स्वाति ने कहा कि इससे मुझे और मेरे परिवार को खतरा है और ये गवाहों को भी टेम्पर करेगा। इस पर 30 हजारी कोर्ट ने विभव की जमानत खारिज कर दी। वैसे आपको बता दें कि ये जो विभव कुमार है ये 2007 में नोएडा विकास प्राधिकरण में घुसकर वहां भी कर्मचारी के साथ मारपीट कर चुका है। महेश नाम के एक कर्मचारी ने विभव के खिलाफ 2007 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका हवाला देते हुए अब दिल्ली सरकार ने विभव को इस पोस्ट से हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। हवाला 2007 के केस का लिया है, स्वाति वाले का नहीं लिया है। तो नोएडा विकास प्राधिकरण का जो किस्सा है वो 2007 का है और ये जो मामला था महेश पाल वाला, तो इसमें कहा था कि पब्लिक सर्वेंट को विभव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, ड्यूटी करने से रोका, गाली गलौज की और धमकी दी। इसी को लेकर 2024 में जो कांड हुआ है स्वाति वाला, इसमें जो सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी से बर्खास्त किया, इसमें जो ग्राउंड लिया गया है, स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVBJ राजशेखर ने आदेश जारी कर विभव को हटाया है पद से। तो उसमें लिखा है कि विभव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। राजशेखर ने यह आदेश 2007 के एक मामले के आधार पर दिया। 2007 का मामला महेश पाल वाला है, नोएडा विकास प्राधिकरण का है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि स्वाति के केस में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। लोगों को यदि गलतफहमी हो कि देखो हमने तो कर दिया है, कार्रवाई हो गई है, हम इतना ट्रांसपेरेंट है महिलाओं के मामले में, ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पक्ष में बातें करना अलग बात है, जब खुद के ऊपर आई तो इस तरह की बातें हो रही, और जब खुद पर आती है तो फिर व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है, बचता है। और इस बचने में होता क्या अक्सर कि लोग ये भूल जाते हैं कि वो पहले क्या क्या कर आए थे, किस तरह की बातें करके आए थे, और किस तरह से वो समर्पण की बात, किस तरह से डेडिकेशन की बात, वेलफेयर टू द सोसाइटी, वेलफेयर टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मानवाधिकार, महिला अधिकार, इनकी बातें करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। और भूलने की जो बात है वो अब हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान सरकार के एक आदेश की वजह से राजस्थान के 8 लाख के करीब सरकारी अफसर कर्मचारी जो हैं वो अभी खलबली में हैं। और ये जो मामला हुआ है जिसमें सरकार ने एक आदेश जारी किया है, ये आदेश इस वक्त जबरदस्त चर्चा में है राजस्थान भर में। इस आदेश में यह कहा गया है कि सरकारी विभागों में काम नहीं करने वाले कामचोर, अक्षम कर्मचारी, अकर्मण्य अधिकारी कर्मचारी, इनको जबरन रिटायर किया जाएगा, ये आदेश है। और ये आदेश जो है ये ब्यूरोक्रेसी जो राजस्थान की है उसमें इस वक्त जबरदस्त चर्चाओं में है, कर्मचारियों में जबरदस्त चर्चाओं में है। कर्मचारी नेता भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो आदेश है ये राजस्थान में जो ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उन्होंने जारी किया है। वैसे आपको बता दें कि सुधांशु पंत जब से राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के हेड बनकर आए हैं, CS यानी चीफ सेक्रेटरी बनकर आए हैं, तब से वो बहुत ही फ्रंट फुट के ऊपर काम कर रहे हैं
और उनकी जो छवि है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि काम करने वाले व्यक्ति की छवि है। सुधांशु पंत बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति हैं, इधर उधर के लाग लपेट की बात नहीं करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं और काम से काम रखते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट आदेश निकालते हैं और कोई ज्यादा लवाजमे की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम। तो सुधांशु पंत ने आते ही जिस तरह से राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक के बाद एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, काम की स्पीड बढ़ाने के लिए, काम को ठीक से करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए, जनरंजन के लिए काम करने के लिए, ईज ऑफ लाइफ के लिए, ईज ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल के लिए काम किया है। अभी हाल ही में एक मीटिंग ली है सुधांशु पंत ने अधिकारी कर्मचारियों को, जिसमें कहा कि ईज ऑफ लाइफ कैसे हो कॉमन पीपल की। अब ये बात अलग है कि इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से राय मशवरा करना पड़ेगा, हालात देखने पड़ेंगे ग्राउंड लेवल पर जाकर, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये वो हालात हैं जो अभी हमने बताए कि पानी को बॉईल मतलब करने के लिए रख दो आप, धीरे धीरे वो गर्म होगा, और वो धीरे धीरे गर्म हुआ पानी है इस वक्त, कब उछाल मार जाए इसका पता नहीं, क्योंकि हर जगह हर आदमी परेशान है, हर सीने में जलन है, हर सीने में धड़क है, ये है। तो इसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा, ईज ऑफ कॉमन पीपल के लिए लोगों से राय भी लेनी पड़ेगी और एक एजेंडा ड्रिवन काम करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो हम बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं 8 लाख सरकारी कर्मचारी अफसरों के बीच में क्या चर्चा है। तो चर्चा यह है कि किस तरह से सरकार ये छांटेगी, किस तरह से ये स्क्रूटनाइज करेगी, किस तरह से ये पैमाना तय होगा कि कौन सरकारी कर्मचारी अकर्मण्य है, कौन कामचोर है, कौन काम नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें अक्षम कर्मचारी छंटनी कैसे होगी। और अब इस आदेश का जो नतीजा है वो क्या है कि 15 साल की नौकरी पूर्ण होने या 50 साल की उम्र पूरी हो जाने तक उनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। 3 महीने का नोटिस, और नोटिस के साथ 3 महीने की तनख्वाह देकर उनको बाहर किया जाएगा सेवा से। यह आदेश है, इस आदेश की वजह से खलबली मची हुई है। वैसे राजस्थान सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास में कर्मचारियों को नोटिस देने के लिए भी होते हैं। 17 सीसी का नोटिस है, 16 सीसी का नोटिस बहुत ही खतरनाक होता है, तो वो नोटिस भी होते हैं। पिछले कुछ सालों में यदि हम बात करें 1975 से लगाकर 1995 तक की 20 सालों की, 1995 के बाद में तो उतना काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ सरकारों ने किया था ये काम, नरेंद्र सिंह शेखावत ने भी पहल उठाई थी, अशोक गहलोत ने भी कहा था, लेकिन पहले ये काम हो चुका है। कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में वोटर्स की राजनीति, वोटिंग की राजनीति है, आपको पता ही है, हम जानते हैं वोट की राजनीति में बोल्ड एक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने कई सरकारें भी गिराई। जब भी सरकार इनके खिलाफ आती है तो सरकारों के पत्ते डे जाते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी 8 लाख, एक परिवार में 5 जने भी माने तो 40 लाख तो हो गए, और इनसे जुड़े हुए लोग हैं, माहौल बनाते हैं, काम यही करते हैं लोगों के। तो कोई टाइम में ट्रेड यूनियंस के जमानों में हमने देखा है कि सरकारों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी अधिकारी चाहे जब सड़कों पे आ जाते थे, चाहे जब पेन डाउन स्ट्राइक है, चाहे जब बहिष्कार है काम का, और महीनों स्ट्राइक चलती थी, सरकार को फिर झुकना पड़ता था। अभी हाल के वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस आदेश से क्या होगा ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आदेश बहुत चर्चाओं का विषय बन चुका है। सरकार यदि अपनी नीयत ठीक रखती है तो इस आदेश को नियति तक ले जाया जा सकता है, और जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते वाकई, वो इसकी चपेट में आएंगे। ये बात हमने क्यों रिलेट की कि लोग भूल जाते हैं। जब सरकारी नौकरी लगती है व्यक्ति की, तो वो ये दावा करता हुआ आता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चेंज कर दूंगा सोसाइटी को, मैं पब्लिक की सेवा करूंगा, लेकिन बाद में वो भूल जाता है और बाद में वो मनी मेकिंग में लग जाता है, या मनी मेकिंग के अलावा और कोई धंधों में लग जाता है, ऑफिस में भी नहीं जाता है। ऑफिस में कई कई उदाहरण तो ऐसे आते हैं जो कर्मचारी अफसरों की जगह कोई काम करता हुआ मिलता है, तो ऐश करने में लग जाते हैं, छुट्टियां बेशुमार ले लेते हैं, तो लोग भूल जाते हैं अपने वादों को, अपने संकल्पों को। लेकिन बहरहाल राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के हेड ने याद तो दिलाया है कि भाई काम तो करो। अब ये
एक बात जरूर है इसमें, एक पॉइंट जो हम हमारी तरफ से जोड़ना चाहते हैं वो ये है कि राजस्थान में ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन रिश्वत के मामले में, भ्रष्ट अधिकारियों के मामले में इस आदेश में कुछ नहीं लिखा है। इस आदेश में पुराने कई आदेशों का हवाला भी दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। जबकि हम आपको यदि फिलहाल की बात करें तो हाल के कुछ समय में राजस्थान की एंटी करप्शन जो यूनिट है, एसीबी जिसको कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने करीब 550 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया, गिरफ्तारियां की। अब सरकार की नीयत यदि ठीक हो और वाकई वो दंडित करना चाहती है तो फिर अभियोजन की स्वीकृति देने में इतना टाइम क्यों लगता है? कई मामलों में तो अभियोजन की स्वीकृति दी नहीं जाती और वो चालान पेश करने का टाइम आ जाता है। 90 डेज का नियम है, 3 महीने में चालान पेश करना होता है। 3 महीने में यदि अभियोजन की स्वीकृति एसीबी को नहीं मिली, वैसे तो ये अभियोजन की स्वीकृति है क्या चीज? प्राइवेट आदमी में तो अभियोजन की स्वीकृति नहीं है, तो एसीबी तो सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन एक पेच लगा रखा है कि नहीं, हमसे आप अभियोजन की स्वीकृति लेंगे। अब किससे लेंगे? अफसरों के मामले में राज्य सरकार देती है और कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देता है। यह नियम है। तो 3 महीने का यह लिमिट है एसीबी का सीआरपीसी के तहत। सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसमें 3 महीने तक यदि किसी के खिलाफ अभियोजन की वो नहीं आई है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर चालान पेश करना है। एक्सेप्शंस आर देयर, वो कानून में अलग है, वो एक्सपर्ट्स की बातें हैं। तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ 3 महीने में वो जाती नहीं, तो चार्जशीट पेश हो जाती। अब अभियोजन जब हुआ ही नहीं, स्वीकृति आई नहीं, तो बरी हो जाता। 500 सरकारी कर्मचारियों की अभियोजन की स्वीकृति विभागाध्यक्षों के पास में पड़ी हुई है, जो एसीडी ने गिरफ्तार किए थे, नामजद किए थे भ्रष्ट कर्मचारी जो कर्मचारी हों। और 60 के लगभग अफसर हैं जिनके अभियोजन की स्वीकृति राज्य सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी सीएम के लेवल पर, सीएस के लेवल पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो यह भी देखना होगा कि इस आदेश में क्या भ्रष्टाचार करने वालों को बख्श दिया गया है, क्या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। यह भी चर्चाओं का विषय है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बट यदि राज्य सरकार की नियत यह है और ब्यूरोक्रेसी के हेड सुधांशु पंत जिस तरह की कार्यशैली के व्यक्ति हैं, उसमें लगता है कि यह भी इंक्लूड होगा। अब बात कर लेते हैं कि अक्षमताकार इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एसीआर भरी जाती है, यानी एनुअल कंडक्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, किस व्यक्ति का आचरण कैसा रहा, काम कैसा रहा। तो उसका जो बॉस है हायरार्की में, वो उसकी एसीआर भरता है। आईपीएस आईएएस की जो एसीआर है वो सीएस भरते हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी भरते हैं। तो ये इसका पूरा प्रावधान है। लेकिन बहरहाल ये जो 8 लाख के करीब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं राज्य के, प्रदेश के, इनमें इस लेटर को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त खलबली है। अब देखना यह होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या वाकई ये ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ अपना असर छोड़ पाता है या कि नहीं, ये देखना होगा। तो ये था आज का कार्यक्रम, आपने भी ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।